हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफ आईएएस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी एक प्रिपरेशन जो अभी प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए है वो एक प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में ठीक डायरेक्शन में चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस, हिंदी में जिन्हें कहते हैं आपातकालीन प्रावधान। तो ये कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्या होती है? देखिए, कुछ सर्टेन सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं तो उनमें इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है। तो इसको अगर हम देखें, सिंपली अगर समझें तो ये होती है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती है। वो इंडिया में किसको माना जाता है? उस पीरियड को माना जाता है। सो इट refers टू ए पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड और डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन, जैसे मैंने बताया। और ये प्रोक्लेम कैसे की जाती है? ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, स्पेशली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन ओवर रूल मैनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड प्रोविजंस हो सकते हैं, राइट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये देखिए, ये वाले पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में है, 18th पार्ट में, और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, दे आर मेनली बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, यूपीएससी में से प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि मैच द कॉलम 1 टू मैच द कॉलम 2, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस थे, इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ और दे दिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी तो क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेनली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए थे। और एक दूसरा प्रोविजन है इसमें, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये वाला जो प्रोविजन है दैट इज बोरोड और दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है इज इन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। अब देखिए, इमरजेंसी क्या करती है? पूरी कंट्री को एक यूनियन में बदल देती है ऑटोमेटिकली, यानी फेडरल स्ट्रक्चर से यूनियन स्ट्रक्चर में बदल देती है बिना किसी अमेंडमेंट के। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है। यहाँ देखिए, कोई भी फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। और क्यों लगाई जाती है इमरजेंसी सिचुएशन? बहुत ऑब्वियस है, कॉमन सेंसिकल है कि टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है और सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी इंडिया की इंटीग्रिटी है, सोवेरेनिटी है, सिक्योरिटी, यूनिटी अगर थ्रेटन्ड है तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को सेफ गार्ड करने के लिए भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राइट। इमरजेंसी देखो कि टाइप देख लेते हैं पहले। इमरजेंसी 3 तरह की होती है। आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल से भी जानते हैं। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज इन आर्टिकल 360। सो लेट्स बिगिन विद द नेशनल इमरजेंसी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो इट इज इन द आर्टिकल 352, और जो फ्रेज यूज होती है नेशनल इमरजेंसी के लिए वो होती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की डिक्लेरेशन। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें यह कहा गया था कि उसमें यह ऐड किया गया था प्रोविजन कि प्रेसिडेंट है वो डिफरेंट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, राइट, वेदर or not there is a proclamation already issued by him and such proclamation is in operation। यानी कि हो सकता है पहले से कोई प्रोक्लेमेशन ऐसे इशू हो चुके हों करंट में, और या फिर अभी भी वो प्रोक्लेमेशन चल रहा हो, फिर भी एक नया प्रोक्लेमेशन वो इशू कर सकता है, ठीक है। ये हमने भी देख लिया था कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट। ये पहले प्रोविजन नहीं था। आर्टिकल 1975 ईयर में जो नेशनल इमरजेंसी थी उसमें जो भी घटनाक्रम हुए थे, इवेंट्स हुए थे, उनको देखते हुए ये एक नेसेसिटी समझी गई कि इस तरह का प्रोविजन लाया जाए कि अपनी विल पे एक पीएम या कोई एक पर्सन इमरजेंसी प्रोक्लेम ना कर पाए। तो इसमें रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है। आप ये याद रखिए, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। सेकेंड थिंग है कि 3 बार प्रोक्लेम हुई अभी तक नेशनल इमरजेंसी इंडिया में, 62, 71 एंड 75। इट कैन बी सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एक प्रोविजन था कि ये पूरी कंट्री में अप्लाई हो सकती है या कंट्री के किसी एक पार्ट में अप्लाई हो सकती है। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकती है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि देयर इज एन इमिनेंट डेंजर टू द सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, जो हमने डिस्कस किया था, तो उस केस में वो
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ला सकता है, इश्यू कर सकता है। एक्चुअल अकरेंस हो रही हो वॉर की, एक्चुअल अकरेंस हो रही हो एक्सटर्नल अग्रेशन की, एक्चुअल अकरेंस हो रही हो आर्म्ड रिवेलियन की, उससे पहले ही अगर उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तब भी वो इमरजेंसी डिक्लेयर प्रोक्लेम कर सकता है। ठीक है, जब हमने बात की थी कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ये देखिए, ये फिर से हमने रिपीट कर ली बात। मिनर्वा मिल्स केस में ये बात फिर से रीअफर्म की गई थी कि जो भी डिसीजन इमरजेंसी लगाने का दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। कौन कौन से ग्राउंड पे हो सकता है? मेलाफाइड, यानी कि इंटेंशन ठीक नहीं थे, मेलाफाइड, और द डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द इररिलेवेंट फैक्ट्स और इज एब्सर्ड, राइट, कि कोई इररिलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे आपने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, आप ये देख लीजिए। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। देखिए, वॉर में क्या होता है, किसी कंट्री के साथ कोई वॉर में होता है तो देयर इज ए काइंड ऑफ फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट द कंट्री विल बी यूजिंग द आर्म्ड फोर्स, राइट। बट एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में क्या होता है, ऐसा कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं होता कि सामने वाली जो कंट्री है वो आर्म्ड फोर्स यूज करेगी हमारे खिलाफ, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल अग्रेशन है क्योंकि वो हमारी सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। तो ग्राउंड्स दो हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी के, वो है वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। दूसरा है इंटरनल इमरजेंसी। इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। देखिए, इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये बड़ी ही वेग टर्म थी, इसको मिसयूज किया गया था, क्योंकि एक्सपर्ट क्लेम करते हैं इन 1975। तो उसके बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1978, उसमें ये टर्म चेंज करके इंटरनल डिस्टर्बेंस को कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, अप्रूवल की अगर हम देखें तो ये अप्रूव की जाती थी पहले सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन अभी क्या है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव की जाती है। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, पहला, और दूसरा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि टोटल मेंबरशिप है उसका आधा होना चाहिए, प्लस जितने भी प्रेजेंट है उसके 2/3 या 2/3 से ज्यादा वोट करने चाहिए, प्रेजेंट हो, वोट कर रहे हो। ठीक है, नाउ सेकंड देखिए अभी, यानी कि फोर्थ पे आइए, बोथ हाउस टू अप्रूव इन 1 month आफ्टर इशू। पहले जो प्रोक्लेमेशन होती थी नेशनल इमरजेंसी को, वो 2 महीने के अंदर दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करना होता था, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके 1 month कर दिया गया, यानी कि 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को इंडिपेंडेंटली इसको अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, लोकसभा इस 1 महीने में जो अप्रूव करना था उसी के बीच में डिसॉल्व हो गई या डिसोल्यूशन हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है, और उस डिसोल्यूशन के टाइम पे अप्रूव नहीं कर पाई वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को, तो क्या होगा, जब लोकसभा की, नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 दिन तक, लेट्स से यहाँ पे डिसॉल्व हो गई और यहाँ पे उसके बाद फिर से एक फर्स्ट सिटिंग हुई लोकसभा की यहाँ पे, और उसके अगले 30 दिन तक सरवाइव करेगा, तो उसके अगले 30 दिन के अंदर लोकसभा को प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। इसमें एक कंडीशन ये है कि इस टाइम में, जब तक फर्स्ट सिटिंग नहीं हुई है लोकसभा की, इस टाइम में राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया हो, ठीक है। और एक बार जो अप्रूव हो गया तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 6 महीने तक चलती है। अर्लियर क्या था कि पहले प्रोक्लेम हो गई, डिक्लेयर हो गई इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, एग्जीक्यूटिव जब तक चाहे तब तक इंडेफिनिट टाइम तक इसको चला सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी भी इंडेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा कि इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 6 months वाले प्रोविजन को इंक्लूड किया गया था, राइट, जिससे कि इसका मिसयूज ना हो सके। नाउ रिवोकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया अप्रूवल। अब रिवोकेशन की जब हम बात करते हैं तो इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। अगर प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन ले आता है डिसअप्रूवल के लिए या रिवोकेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकता है, इसके लिए उसको कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या फिर लोकसभा ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करती है कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वी आर डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो इस तरह का रेजोल्यूशन को उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। अमेंडमेंट था जो 44th अमेंडमेंट में ये वाला प्रोविजन किया गया था, पहले नहीं था। तो लोकसभा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट नहीं है रिवोकेशन के टाइम पे, दैट इज लोकसभा, ठीक है। नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। इम्पैक्ट में पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो पहला हम एग्जीक्यूटिव से देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट में क्या होगा,
कि एग्जीक्यूटिव्स, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता, बट दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कई सेंटेंस को कि आपको एक याद रहे, बार बार आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो सेंसेस जितने आपके इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में उतनी आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, राइट। सो नाउ कम्स टू द फाइनेंशियल पार्ट। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बाय एन ऑर्डर, यानी सेंट्रल स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है उसको मॉडिफाई कर सकता है उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक ऑर्डर के साथ, लेकिन दैट ऑर्डर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यहाँ देखिए, करेक्ट। नाउ मॉडिफिकेशन जो किए हैं प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को बिटवीन स्टेट एंड सेंटर को ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दे विल बी कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, यानी कि आज मेरी इमरजेंसी सीज हो गई, खत्म हो गई, ऑपरेशन में नहीं है, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब तक एंड होगा उस फाइनेंशियल ईयर तक जो मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यू रहेंगे। ये हमारे फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव हो गए। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन लेजिस्लेचर, राइट। तो पहले हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं कि लोकसभा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोकसभा पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो लाइफ है लोकसभा की, जो 5 साल की होती है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म, यानी 5 साल से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है 1 ईयर एट ए टाइम, यानी एक साल करके, ठीक है, कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं उसको। लेकिन जब इमरजेंसी है सीज टू ऑपरेट, ठीक है, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं हो उसके 6 मंथ्स के बाद एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। जैसे इमरजेंसी आज 1 साल के लिए मैंने बढ़ा दिया ड्यूरेशन, और 2 महीने बाद ही इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं रही, तो उसके बाद 6 मंथ्स के बाद हम उसको अगेन फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल ला के लोकसभा की लाइफ को नहीं बढ़ा सकते। तो सिंपली 1 ईयर एट ए टाइम बियॉन्ड नॉर्मल टर्म एंड नो एक्सटेंशन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ व्हेन द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। दूसरा देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे क्या होती है कि पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वही 6 महीने वाला प्रोविजन जो हमने अभी ऊपर देखा था। स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता, ठीक है, जनरली, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी सस्पेंड नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स टू, यानी प्रेसिडेंट के पास अब ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे भी प्रोमलगेट कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, राइट। प्रेसिडेंट के केस में हमने ये देखा था, ऑर्डिनेंस पावर वैसे देखी थी, पर यहाँ पे इमरजेंसी के केस में वो स्टेट लिस्ट में भी कर सकता है। और पार्लियामेंट भी एम्पावर्ड हो जाती है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो जो लॉज बनाए गए होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दीज लॉज बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू बी इन ऑपरेशन। इमरजेंसी आज खत्म हो गई, उसके 6 महीने बाद इस तरह के लॉ इनऑपरेटिव हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये हम देख लेते हैं। वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, इम्पैक्ट की बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का, तो 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, ठीक है। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, जैसे राइट टू एसोसिएशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दैट दोज 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 वुड ऑटोमेटिकली सस्पेंड फॉर एंटायर इमरजेंसी ड्यूरेशन, ठीक है। तो जितनी भी इमरजेंसी की ड्यूरेशन रहेगी तब तक आपके ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे आर्टिकल 19 के अंदर जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जैसे इमरजेंसी खत्म होती है वो वापस से ऑपरेटिव हो जाएंगे, तो दे वुड कम टू लाइफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने इस आर्टिकल में बस एक चेंज किया था कि ये प्रोविजन तभी अप्लाई होगा आर्टिकल 358 वाला जब नेशनल इमरजेंसी का नेचर एक्सटर्नल नेचर का होगा, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 358 वुड नॉट अप्लाई, करेक्ट। नाउ कम टू द आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 बाकी सारे फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल देगा कि आपका फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने का, यानी कि राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड। तो एक ऑर्डर में कह देगा कि स्पेसिफाई करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप किसी भी कोर्ट में मूव नहीं कर सकते इनके एनफोर्समेंट के लिए, यानी कि ऑर्डर में लिखे हुए उन फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं किया जाता, बट उनके रेमेडियल मेजर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। रेमेडियल मेजर्स मतलब एनफोर्समेंट, अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है,
ये हमने बात कर ली थी कि सिर्फ वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है, और उस ऑर्डर में टाइम भी स्पेसिफाई हो सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स पूरी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड रहेंगे या कितनी, उससे कम भी हो सकती है ड्यूरेशन के, उसमें लिखा हो कि 2 मंथ्स के लिए सस्पेंड होंगे, जबकि इमरजेंसी हो सकता है 6 महीने तक लगे, राइट। सो इट कुड बी शॉर्टर देन इमरजेंसी, और इन ऐसे ऑर्डर्स को पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए रखना होता है। अब एक प्रोविजन और है जो आप देख लीजिए, सिंपल से सेल्फ एक्शनलेटरी में बोल देता हूं कि नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर नो रेमेडी, यानी कोई भी रेमेडी नहीं है फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग सच ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर, इवन आफ्टर द ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट। अगर ऑर्डर उस टाइम पे सीज हो गया हो ऑपरेट करने से, ऑपरेशन में नहीं हो, तब भी उस टाइम पे जो भी एक्ट किए गए हैं देयर इज नो रेमेडी फॉर दैट। सो अगेन बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर was one exception was added। क्या था कि इसमें एक्सेप्शन क्या था कि आर्टिकल 20 और 21 आप उसके एनफोर्समेंट राइट को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 359 बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को कर सकता है सस्पेंड उनका एनफोर्समेंट, बट आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकता। और कोई भी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इट इज़ इन आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी वो प्रोक्लेम हुई थी पंजाब में 1951 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करता है, बट इसको रिकमेंड कौन कर सकता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए पर्टिकुलर स्टेट, राइट। इसके ग्राउंड्स क्या है? इनके ग्राउंड्स में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि सेंटर टू मेक श्योर, ये सेंटर की ड्यूटी है, तो सेंटर टू मेक श्योर कि हर स्टेट की गवर्नमेंट is carried on in accordance with the provisions of the constitution, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चले। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है अंडर आर्टिकल 356। सो आर्टिकल 356 itself says कि इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट फेल्स तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि उस केस में प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन in which a government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं हो पाता स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट भी रिकमेंड या रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इस तरह की सिचुएशन है। देन प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर जनरली और विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, इसका एक ग्राउंड और है आर्टिकल 365। ठीक है, इसमें क्या कहा गया आर्टिकल 365 में कि सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को कि आपको ये करना है, लेकिन स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तो उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रूवल। अप्रूवल में क्या है भाई? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल इमरजेंसी केस में 1 मंथ था, यहाँ पर 2 मंथ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है इन 2 मंथ्स में तो उसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन तक सर्वाइव करेगा, और मीनवेल राज्यसभा को अप्रूव कर देना होगा बाई सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल हो गया और आपको एक्सटेंड करना है तो वो आप सिर्फ 2 कंडीशंस नहीं कर सकते हैं। पहला तब कर सकते हैं कि जब ऑलरेडी जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो ऑपरेशन में हो, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, तो आप प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहे कि उस स्टेट में जो जनरल इलेक्शन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डिफिकल्ट हैं, वो सर्टिफाई करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वहाँ इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन में 1 साल से एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 3 साल तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है प्रेसिडेंट रूल की, दैट इज 3 years। एंड अगेन टू एक्सटेंड द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड एवरी 6 months। ठीक है, अब रिवोकेशन हम देख लेते हैं। रिवोकेशन कैसे हो सकता है? इट मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सेम है कि कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होगी। ठीक है, तो ये रिवोकेशन है। लेकिन कोई भी लॉ उस ड्यूरेशन में पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने, कोई भी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी ने जो बना दिया वो कंटिन्यू रहेगा, ऑपरेट करता रहेगा, इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि प्रोक्लेमेशन के दौरान ही एक्टिव नहीं रहेगा वो लॉ बनाए गए हैं वो चलते रहेंगे। हालांकि क्या होगा कि बाद में स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको रिपील भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है, या दोबारा से इनएक्ट भी कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो लॉ इस ड्यूरेशन में जो भी बनेंगे वो
ऑपरेशन में रहेंगे इवन आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज रिवोक्ड। नाउ इम्पैक्ट क्या होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पे इम्पैक्ट देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को टेक ओवर कर सकता है, गवर्नर की पावर को टेक ओवर कर सकता है, कोई भी और एग्जीक्यूटिव है उनकी पावर को टेक ओवर कर सकता है, और कोई भी बॉडी है या अथॉरिटी है स्टेट में उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकता है। करेक्ट। जनरली क्या करता है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पहले करता है डिसमिस, और गवर्नर होता है जनरली यही होता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को एम्पावर कर देता है। सो गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को कैरी करता है, और उसकी हेल्प कौन करेगा इस कैरी करने में एडमिनिस्ट्रेशन को? गवर्नर की या तो चीफ सेक्रेटरी करता है ऑफ द स्टेट या फिर एडवाइजर है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको या तो सस्पेंड किया जा सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है, और जो डिसॉल्व होगी वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद होगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री अगर अप्रूवल नहीं है तो उस एसएलए को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, कॉमन सेंसिकल है। लॉ में मेकिंग पावर है, अच्छा देखो मेन अथॉरिटी कौन रहेगी स्टेट लेजिस्लेचर की पावर की? पार्लियामेंट के पास इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में। लेकिन पार्लियामेंट ही इस लॉ मेकिंग पावर को प्रेसिडेंट के लिए डेलीगेट कर सकती है, राइट। अब देखिए थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1975 का, उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन फाइनल है और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगेन मिसयूज होते देखा गया, इमरजेंसी में जनरली होता है। और अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें इंडिया की तो मोर देन 125 प्रेसिडेंट रूल्स लग चुके हैं इंडिया में स्टेट्स में। तो ऑन एन एवरेज देखें तो हर साल 2 का लगभग एवरेज है। लेकिन क्या है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में ये प्रोविजन हटा दिया गया था, यानी कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नाउ बम्बई केस में भी कुछ प्रोविजंस थे, कुछ ऑब्जर्वेशन थे सुप्रीम कोर्ट्स के। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और अगर कोई इर्रेलेवेंट फैक्ट्स पे, इर्रेलेवेंट ग्राउंड पे या फिर मेलाफाइड के बेसिस पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इट कैन बी स्ट्रक डाउन। ठीक है, लेकिन और ये बर्डन सेंटर के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि प्रेसिडेंट रूल आपने जो इम्पोज किया था वो रिलेवेंट मटेरियल पे बेस्ड था, यानी कि रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेवेंट मटेरियल था तभी आपने इम्पोज किया प्रेसिडेंट रूल को। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ रिलेवेंट मटेरियल देखेंगे कि वो सिचुएशन से रिलेवेंट था कि नहीं वो आपका, लेकिन वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उस पर हमारा कंसर्न नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को वॉइड कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर डिसॉल्व कर दी गई है या सस्पेंड कर दी गई है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस कर दी गई है वो वापस से रिस्टोर कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये 6th वाला देखिए, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि इट कुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूवल, अंटिल देन इट कुड ओनली बी सस्पेंडेड। ठीक है, अब इसमें देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज के केस, अलग अलग केस दिए हुए हैं कि कब इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा, ऐसी बम्बई केस से रिलेटेड है तो उनको ग्लांस थ्रू कर लीजिए आप। इसमें एक मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी स्टेट में मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे हों या फिर मिनिस्ट्री के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे हों या फिर ऐसा कहा गया हो कि वहाँ पे बड़ी फाइनेंशियल कोई दिक्कतें आ रही हैं, वो पे भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी सैलरी बाकी सारी स्टाफ को, तो इन केसेस पे अगर उस बेसिस पे अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादातर कॉमन सेंसिकल है बट प्लीज़ ग्लांस थ्रू इट। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। लेट्स फोकस ऑन द फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज़ इन आर्टिकल 360। ये सिंपल है, फटाफट इसको देख लेते हैं। अभी तक ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं हुई है इंडिया में। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जहाँ पे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट है जो इंडिया का या इंडिया के किसी भी पार्ट का या यूनियन टेरिटरी का थ्रेटन होता है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। The impact of financial emergency. So before moving to the impact of financial emergency, let's understand the approval and revocation process, जो कि सिमिलर है प्रेसिडेंट रूल से। देखो क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है अप्रूवल का, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी, सिमिलर है विदिन 2 months। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के सिमिलर है। अगर इन्हीं 2 months में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस भी सिमिलर है कि जब उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर आप उसको अप्रूव करना होगा और मीनवाइल उसको राज्यसभा ने सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर दिया हो। इसमें बस एक चीज़ आपको नोट करनी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार इम्पोज हो गई,
इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड, यानी इसको बार बार एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप याद रखिए। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी, आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। रिवोकेशन की बात करते हैं, सेम है, रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड। तो ये अप्रूवल के रिवोकेशन के कॉन्सेप्ट हो गए। नाउ अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या है कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज, अलाउंस, जो भी स्टेट में या यूनियन में किसी भी क्लास हो, फर्स्ट क्लास में हो, सी क्लास में हो, डी क्लास में हो, किसी भी क्लास के एम्प्लॉयज़ हों, उनके अलाउंसेस और सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी स्टेट में फाइनेंशियल बिल हैं, मनी बिल हैं, उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है बाय द गवर्नर। कैसे रिजर्व करता है गवर्नर का आप जो वीडियो देखेंगे उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, प्लीज रिफर टू दैट। एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स होंगे जो स्टेट के, उन मैटर्स में यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंटरफेयर कर सकती है, यानी एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन टू सच मैटर्स। ठीक है, एंड टू ऑब्जर्व द स्पेसिफिक कैनन्स, यानी कि कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स या प्रिंसिपल हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो अप्लाई हो सकते हैं उस केस में, राइट। अब देखिए 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जैसे हमने पहले बात की थी कि दिस इमरजेंसी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था कि जो इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया था। सो नाउ इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ब्रीफली एक अब मैं टेबल में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में है, कितने कितने टाइम में अप्रूव होती है, कौन कौन सी मेजोरिटी चाहिए, और रिवोकेशन के लिए क्या क्या होना होता है, और इनका पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये क्विकली आप पॉज करके देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके पास ये प्लान, अभी कुछ टाइम बाकी है, आपके पास 50 डेज अराउंड बाकी हैं, तो आपके पास प्लान ये है कि हमारा प्लान ये है कि हाई वर्क टॉपिक को कवर किया जाए। हो सकता है आपके पास एक नया परफेक्ट प्लान है, लेकिन आप परफेक्ट प्लान का वेट करेंगे तो तब तक टाइम चला जाएगा। यानी कि अभी आपके पास जो टेस्ट प्लान है, एग्जिस्टिंग प्लान है, उसको वायलेंटली एग्जीक्यूट कीजिए। बीच में अगर आपको उसको ठीक करने के, उसको और परफेक्ट बनाने के कुछ ओपिनियन मिलते हैं या फिर उसको और परफेक्ट बनाने के कुछ और आइडियाज़ आते हैं, तो वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते रहिए। सो जो भी आपके पास प्लान है, अच्छा प्लान है, जो आपको ठीक लग रहा है, उसको एग्जीक्यूट करो। सो एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू दैट एंड कीप द स्पिरिट हाई। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।